नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सरकारी और बैंक नौकरियों से जुड़े कई परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है। जी। ये विषय है अनुकंपा नियुक्ति का, मतलब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ये वो स्थिति है जब किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है और परिवार को एक बड़ी आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस पूरी व्यवस्था के पीछे की सोच क्या है, इसके नियम क्या हैं और सबसे जरूरी उन नियमों की व्याख्या कैसे की जाती है, इसे समझने के लिए हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ताज़ा अदालती आदेश है। ये मामला है विशाल जादौन बनाम भारतीय स्टेट बैंक का। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि केस में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस तरह के फैसले हमें कानून और उसकी असल मंशा के बारे में क्या सिखाते हैं। और ये मामला मैं कहूँगा इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी जो बात कागज पर बिल्कुल सीधी और साफ दिखती है, असल में उतनी सीधी होती नहीं है। अच्छा। हमारे सामने एक ऐसा परिवार है जो नियमों के दायरे में आता हुआ दिखता है, लेकिन बैंक और फिर अदालत एक ज्यादा बड़ी और गहरी तस्वीर देखते हैं। ये हमें बताता है कि कानून सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। हमारे सामने है विशाल जादौन। उनके बड़े भाई आशीष जादौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पे काम करते थे। जी। और जनवरी 2021 में बहुत ही दुखद रूप से उनका निधन हो गया। आशीष अविवाहित थे। जी, और यहीं से इस मामले की नींव पड़ती है। आशीष के अविवाहित होने की वजह से उनके छोटे भाई विशाल ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्होंने अपने दावे को मजबूत करने के लिए एसबीआई की अपनी ही एक योजना का हवाला दिया। और वो योजना क्या कहती है? क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। एसबीआई की जो संशोधित योजना है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका पूर्ण रूप से आश्रित भाई या बहन अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। पूर्ण रूप से आश्रित, ये शब्द सुनने में थोड़ा सब्जेक्टिव सा लगता है। क्या योजना में इससे परिभाषित किया गया है कि कौन आश्रित माना जाएगा और कौन नहीं? हाँ, और यही इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। योजना इस शब्द को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। पूर्ण रूप से आश्रित का मतलब है परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जिसकी अपनी मासिक आय 16,000 रुपए से कम हो। अच्छा, तो ये तो बहुत सीधा गणित है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। बिल्कुल, बहुत सीधा। तो फिर विशाल का दावा तो बहुत ही सीधा था। वो मृतक के भाई थे जो नियम के हिसाब से एक पात्र रिश्तेदार है और उनकी अपनी आय 16,000 रुपए प्रति माह की जो सीमा थी उससे कम थी। जी। कागज पर तो ये एक ओपन एंड शट केस लगता है, मतलब सारे नियम उनके पक्ष में हैं। तो फिर मामला अदालत तक पहुंचा ही क्यों? यही तो बात है विशाल, और उनके वकील को भी यही लगा होगा कि ये एक बहुत ही सीधा साधा मामला है। उन्होंने सारे जरूरी दस्तावेज जमा किए और उन्हें उम्मीद थी कि बैंक से जल्द ही सकारात्मक जवाब आएगा। जाहिर है, सारी बक्सों पर तो सही का निशान लग रहा था। बिल्कुल, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अक्टूबर 2023 में बैंक ने विशाल की अर्जी को अस्वीकार कर दिया। जी, और उनका जो तर्क था वो नियमों के शब्दशः पालन से कहीं आगे का था। तो बैंक ने क्या कहा? बैंक ने इस बात से इनकार नहीं किया कि विशाल मृतक आशीष के भाई हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि विशाल की आय 16,000 रुपए से ज्यादा है। बैंक ने एक पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया। वो क्या था? उन्होंने कहा कि विशाल अपने मृत भाई पर आश्रित थे ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। जब योजना खुद आश्रित होने की परिभाषा दे रही है और विशाल उस परिभाषा में फिट बैठ रहे हैं, तो बैंक उसे कैसे नकार सकता है? सही सवाल। ये तो एक तरह से बैंक का नियमों को ही चुनौती देना हुआ। बिल्कुल। बैंक का नजरिया ये था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी अपनी आय कम है। हमें पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को एक इकाई के रूप में देखना होगा। अच्छा, पूरे परिवार की स्थिति को। जी, और यहीं पर कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, विशाल और आशीष के पिता श्री धर्मेंद्र पाल सिंह। अच्छा, तो परिवार में कमाने वाला एक और सदस्य भी था? जी हाँ। ये तो पूरे मामले को ही पलट देता है। जी हाँ। बैंक ने अदालत को बताया कि श्री धर्मेंद्र पाल सिंह राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग में एक सरकारी शिक्षक हैं। और यहां आता है केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, उनकी तनख्वाह। उनकी तनख्वाह कितनी थी? अदालत के आदेश के मुताबिक अक्टूबर 2019 में उनका वेतन लगभग 70,402 रुपए प्रति माह था। 70,000 रुपए महीना? जी।
ये रकम तो इस मामले का पूरा रुख ही बदल देती है। इसने विशाल के आश्रित होने के दावे को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में डाल दिया। एकदम सही। बैंक का तर्क यही था, जब परिवार का मुखिया यानी पिता एक अच्छी खासी और स्थिर सरकारी नौकरी से एक सम्मानजनक वेतन कमा रहा हो, तो एक बेटा यानी विशाल दूसरे बेटे मृतक आशीष पर आश्रित कैसे माना जा सकता है? सही बात है। बैंक के अनुसार विशाल और उनकी मां असल में अपने पिता पर आश्रित हैं, ना कि मृतक भाई पर। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। तो बैंक का कहना था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य उस परिवार की मदद करना है जो अचानक बेसहारा हो जाए, बिल्कुल। ना कि उस परिवार की जिसमें पहले से ही एक स्थिर आय का स्रोत मौजूद हो। ये एक बहुत मजबूत तर्क लगता है। हाँ, और इसी तर्क के साथ बैंक ने आवेदन खारिज कर दिया। उनका मानना था कि जादौन परिवार ने एक बेटे को खोने का असहनीय दुख जरूर झेला है, लेकिन वे आर्थिक रूप से संकट में नहीं आए हैं। उनके ऊपर कोई वित्तीय आपदा नहीं आई है। जब मामला माननीय न्यायाधीश जे मुनीर के सामने आया तो उन्होंने पूरी तरह से बैंक के तर्क का समर्थन किया। उन्होंने माना कि विशाल तकनीकी रूप से नियम पुस्तिका में परिवार के सदस्य और आय सीमा की परिभाषा में फिट हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो उस भावना में आश्रित नहीं थे जिसके लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर कानून के शब्दों और कानून की भावना के बीच का टकराव साफ दिखता है, और अदालत ने भावना को चुना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अदालत का यह फैसला अनुकंपा नियुक्ति के पूरे उद्देश्य को ही रेखांकित करता है। क्या कहा अदालत ने? जज साहब ने अपने आदेश में बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि ये योजना रोजगार का एक वैकल्पिक स्रोत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार का एक सदस्य रिटायर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह परिवार का कोई और सदस्य ले ले। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो फिर इस योजना का असली मकसद क्या है अदालत के अनुसार? फैसले में इस योजना का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन पर आने वाले गंभीर वित्तीय संकट से परिवार को बाहर निकालने का एक तरीका है। तो यहाँ दो बातें बहुत अहम है, एकमात्र कमाने वाला सदस्य और गंभीर वित्तीय संकट। बिल्कुल, ये दो फिल्टर हैं, आप कह सकते हैं। और विशाल जादौन का मामला इन दोनों ही पैमानों पर खरा नहीं उतरा। जी नहीं। पहली बात, मृतक आशीष परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य नहीं थे। उनके पिता पहले से ही एक अच्छी नौकरी में थे। दूसरी बात, पिता की स्थिर आय के कारण परिवार पर कोई अचानक गंभीर वित्तीय संकट नहीं आया। सही है। बेशक एक बेटी की कमी से परिवार की कुल आय पर असर पड़ा होगा, लेकिन वे सड़क पर नहीं आ गए, वे बेसहारा नहीं हुए। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि विशाल एक युवा व्यक्ति हैं और अनुकंपा नियुक्ति का मकसद किसी सक्षम युवा को नौकरी खोजने की मेहनत से बचाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य उस परिवार को तत्काल राहत देना है जो अचानक आई आर्थिक तंगी में फंस गया हो। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। अदालत ने कहा कि जिस तरह का परिवार मृतक ने पीछे छोड़ा है वो अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार को आकर्षित नहीं करता। इसका मतलब है कि नीति का लाभ केवल उन परिवारों को मिलना चाहिए जो सच में इसके अभाव में गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। और पिता की सम्मानजनक वेतन वाली नौकरी इस परिवार को उस श्रेणी से बाहर कर देती है। एकदम। तो अंत में अदालत ने विशाल जादौन की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कर दिया कि कागज पर नियम पूरे करना एक बात है और योजना की असली भावना को पूरा करना बिल्कुल दूसरी बात। सही। ये दिखाता है कि ऐसे मामलों में अदालतें अब केवल नियमों को नहीं बल्कि पूरे संदर्भ को, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट को देख रही हैं। इस पूरे मामले से मुझे लगता है 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक रियायत है, एक छूट है। कोई हक नहीं है, मतलब नहीं, ये एक रियायत है जो केवल सबसे जरूरतमंद मामलों में दी जाती है। यह कोई विरासत में मिलने वाली नौकरी नहीं है। ये बहुत साफ है। और दूसरी बात यह है कि आश्रित होने का मतलब सिर्फ आपकी अपनी आय कम होना नहीं है। अदालतें अब पूरे परिवार को एक आर्थिक इकाई के रूप में देख रही हैं। अगर परिवार में आय का कोई और स्थिर स्रोत है तो आश्रित होने का दावा कमजोर पड़ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा सबक, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि अदालतें अब नियमों के पीछे की मंशा को, उसकी आत्मा को, उसके लिखे हुए शब्दों से ज्यादा महत्व दे रही हैं। अगर कोई नियम किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल भी उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, भले ही कोई तकनीकी रूप से उसमें फिट बैठता हो। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन इस पूरे मामले से एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद इस केस में तो नहीं था पर सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? देखिए, इस मामले में पिता का वेतन सम्मानजनक था, लगभग 70,000 रुपए। लेकिन एक ऐसे परिवार की कल्पना करें जहां पिता कमाते तो हैं
पर सिर्फ गुजारे लायक, मान लीजिए 20,000 या 25,000 रुपए महीना, और मृतक भाई की आय भी परिवार चलाने के लिए बहुत जरूरी थी, भले ही वो एकमात्र कमाने वाला न हो। उस स्थिति में अदालत निर्भरता की रेखा कहाँ खींचती? तब वित्तीय संकट की परिभाषा क्या होती? ये एक बहुत ही अहम और जटिल सवाल है। इस मामले में तो आय का अंतर बहुत ज्यादा था, साफ दिख रहा था, इसलिए फैसला लेना आसान था। लेकिन जब मामला इतना साफ ना हो तो ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। अच्छा। उन्हें ये देखना होगा कि क्या मृतक की आय के बिना परिवार सच में अस्थिर हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में आने वाले किसी और मामले से ही मिलेगा।